रोटेशनल इक्विलिब्रियम। वैसे आपने इससे पहले पढ़ा होगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, अब तक जो हम बात कर रहे थे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की सबसे पहले कहाँ ज़रूरत पड़ रही थी? एनएलएम वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। और यदि मैं बात करूँ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की, तो बेसिकली हमारे पास यही बोलते हैं कि बॉडी पे जो लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स है, सिस्टम पे एक्ट करने वाले रिजल्टेंट फोर्स यदि ज़ीरो हो तो बोलेंगे कि हमारी वो पर्टिकुलर बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर या फिर वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में। और जब मैं फोर्स ज़ीरो की बात कर रहा हूँ तो फोर्स बेसिकली हर एक डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होगा। इन ईच डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स चेक करोगे तो ज़ीरो आ गया, बराबर है। सिमिलर टू दिस वन, यहाँ पे अपन बात करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या हो जाएगा? यदि आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो यहाँ पे अपन लाएंगे टॉर्क को, कि जो टॉर्क एक्ट करेगा ये हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए। और टॉर्क ज़ीरो की बात करें तो ये हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू ईच पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू ईच पॉइंट या एक्सिस, हर एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क जीरो होगा। यदि पूरे सिस्टम पे लगने वाला टॉर्क जीरो है तो उसे आप किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी कैलकुलेट करोगे तब भी टॉर्क हमारे पास जीरो ही रहेगा। यदि सिस्टम पे लगने वाला टॉर्क जीरो है तो आप इसे किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर दो, वो रिजल्टेंट टॉर्क जीरो ही रहेगा। ये मैं लाइन इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे बोले थे ना कि हर एक डायरेक्शन में टॉर्क जीरो है, तो अपन किसी भी डायरेक्शन में सारे फोर्स के कंपोनेंट लेके निकाल सकते थे, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चूज कर पा रहे थे, टेंशन वगैरह नॉर्मल फोर्स की जल्दी कैलकुलेशन के लिए। सिमिलरली यहाँ पे जब टॉर्क जीरो है तो आप किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कीजिए जहाँ से आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो आपको टॉर्क क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा। ये आपके पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात है। अच्छा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यदि रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, या फिर बोलूँ रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा और मोशन में तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे यदि एक बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो उसका ओमेगा चेंज नहीं होगा। यदि वो घूम नहीं रही है तो वो घूमेगी भी नहीं, बाद में भी नहीं घूमेगी, ठीक है। यदि वो रोटेशनली आपके पास उसका ओमेगा जीरो है तो जीरो ही रहेगा, बराबर है। अब कुछ प्यारे से एग्जाम्पल ले लेते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे, बराबर है। जैसे एक बहुत ही फेमस सिचुएशन है, या बस बैलेंस ऑफ सीसॉ, ठीक है। ये आपके पास एक पॉइंट है जिसका अबाउट ये वाली रोड सस्पेंड है, ठीक है। और यहाँ पे दो एक्सट्रीम वाले पॉइंट लिए मैंने ए और बी। ओ से दोनों की सेपरेशन आपको गिवन है 5 मीटर है। और यहाँ पे दो बच्चों की बात हो रही है, एक बच्चा पी जिसका मास है 10 kg और दूसरा क्यू 15 kg। ये इसको बैलेंस कर रहे हैं। जब पी आपके पास ए पे शिफ्ट करता है, पी की पोजीशन ये है, और तो आपको बताना है कि क्यू की पोजीशन क्या होनी चाहिए, क्यू की ओ से डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। मान लेते हैं ये वाले डिस्टेंस स्मॉल आर, जहाँ पे आपके पास बी वाला बैठा है, बराबर भाई, ये क्यू। तो आप ये बोलोगे भाई यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में तभी रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे होता है क्या, जनरली बैलेंस नहीं होने पे ये ऐसे घूम जाता है, या तो ऐसे घूम जाता है या ऐसे घूम जाता है। और यदि बैलेंस है तो बेसिकली टॉर्क आपके पास पूरे सिस्टम पे क्या होना चाहिए, टॉर्क बेसिकली जीरो होना चाहिए, क्योंकि इधर वाले पर्सन का एक वेट लगेगा mg और इधर वाले का वेट लगेगा mg, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। यदि दोनों एक ही इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ घुमाए, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही है, तो आप पास टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमें टॉर्क को जीरो करना है। ए आपके पास कितने से घुमाएगा, तो आप कहोगे ए का फोर्स दैट इज 10g मल्टीप्लाई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5, जो ए पे बैठा है पी। अब क्यू कितने से घुमाएगा, क्यू का वेट 15g मल्टीप्लाई भी सेपरेशन स्मॉल आर, ठीक है। तो ये दोनों के मैंने टॉर्क की न्यूमेरिकल वैल्यू की इक्वल कर दिया, डायरेक्शन अपोजिट है ये, क्योंकि ए हमारे पास इस रोड को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है और जो यहाँ बैठा है क्यू वो इसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है।
तो दोनों के टॉर्क की न्यूमेरिकल वैल्यू को बस इक्वेट करना था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये स्मॉल आर की वैल्यू मिल जाएगी। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 10/3 मीटर के अंदर, बराबर है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो दोनों बच्चे सीसॉ पे बैठ रहे हैं दोनों का वेट इक्वल हो। वेट इक्वल नहीं भी है तब भी बैलेंस हो जाता है। जो हल्का होगा ना उससे आप ये बेसिकली इस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क कहीं ना कहीं जा रहे हो, तो इस पॉइंट से आप दूर रखो उसे, और जो भारी है उसे थोड़ा पास रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने नोटिस किया हो कहीं मेरे जैसे लोग हो और दुबले पतले, और ये यदि पार्क में चले जाए और सामने कोई हट्टे कट्टे इंसान, उनके साथ यदि बैलेंस करने की ज़रूरत पड़े तो घबराने की ज़रूरत नहीं। जो इंसान हैवी सा है उसको मैं बोलूँगा तुम थोड़ा पास में बैठो यहाँ, और मेरे को एक्सट्रीम पे बैठने दो। यदि मैं एक्सट्रीम पे बैठूंगा और हैवी इंसान को इधर पास में बैठा दूंगा तब भी ये सीसॉ बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है लेकिन उसकी जो आर है, टॉर्क जो अप्लाई करने के लिए जो सेपरेशन है वो कम है, और मेरी सेपरेशन जा रहा है। तो इस तरीके से हम बैलेंस किया जा सकता है। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं कि दोनों का वेट इक्वल होगा तभी जाके सीसॉ पे बैलेंस होगी। ये नॉर्मल वेट मशीन की तरह नहीं, ये टॉर्क पे काम कर रहा है। ठीक है, फोर्स पे काम नहीं करेगा, बराबर है। ओके, एक स्टैंडर्ड सिचुएशन डिस्कस करते हैं, बहुत ही प्यारी है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एक लैडर है जिसे मैंने वर्टिकल वॉल के साथ रखा है इस तरीके से इंक्लाइन। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वाला जो ग्राउंड है ये वाले सरफेस मैंने रफ ली है और वर्टिकल वाली स्मूथ ली है। ज़रूरी नहीं है कि वर्टिकल वाली स्मूथ हो, वो वाली भी रफ हो सकती है। अभी बस इस एग्जांपल में समझने के लिए मैंने उसे स्मूथ ले रखा है, और ये मान रहा हूँ ये जो लैडर है इसका लेंथ L और मास M है। और अभी के लिए जो थीटा गिवन है ये बेसिकली जो मिनिमम एंगल है जहाँ पे ये लैडर इक्विलिब्रियम में रह सकती है। इसे छोटा एंगल करोगे तो ये रोटेट होकर गिर जाएगी। ठीक है, तो आपको अभी बताना है कि आपके पास एक तो नॉर्मल फोर्स वर्टिकल वॉल कितना लगा रही है और ग्राउंड कितना लगा रही है, प्लस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। क्या क्या पूछा समझ में आ रहा है ना। 1 बाय 1 में फोर्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पे कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट की वजह से एक फोर्स लगेगा नॉर्मल के डायरेक्शन में, मैं इसे मान लेता हूँ N1। ये मेरे से पूछा गया है, बहुत बढ़िया। एक इधर ये बॉडी कांटेक्ट में, तो इधर भी आपके पास एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा, इसे मान लेता हूँ मैं N2। ठीक है, ये दो आपके पास कांटेक्ट फोर्स। यहाँ पे रफ सरफेस होने की वजह से कांटेक्ट की वजह से एक और फोर्स लगेगी जिसे हम बोलेंगे फ्रिक्शन, और वो फ्रिक्शन इधर की तरफ एक्ट करेगा। सर अपोजिट एक्ट कर गया तो वैसे तो नहीं करेगा, क्योंकि ये आपको पता है स्लाइड करके ऐसे ही जाएगा, टेंडेंसी इसकी इधर ही है, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट करेगा। और अभी इक्विलिब्रियम में तो ये स्लाइड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है बेसिकली, बराबर है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। और क्या होगा, और इसका जो मिड पॉइंट है रोड का, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एक और फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो यही वो फोर्स है जो इस पे लग रहा है। मुझे वैल्यू क्या चाहिए, N1 की वैल्यू चाहिए, N2 चाहिए, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो चाहिए। और ये आपके पास थीटा की ये बोला मिनिमम वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे ये फ्रिक्शन बेसिकली लिमिटिंग तक पहुँच गया है, यही मीनिंग हुआ। तो यहाँ पे जो अभी हालात है ये फ्रिक्शन बेसिकली लिमिटिंग फ्रिक्शन की इक्वल है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पे जहाँ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वहाँ नॉर्मल फोर्स कितना है, N1। तो ये आपके पास N1, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे बाकी सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, क्या ये रोड अभी एज ऑफ नाउ ऊपर नीचे किधर भी मोशन हो रहा है क्या, नहीं। तो मैं कहूँगा ये आपके पास रोड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। और यदि रोड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में एज रोड या लैडर इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और यदि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो मैं बोलूँगा इस पे जो एक्ट करने वाला रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 0 होगा,
और रिजल्टेंट फोर्स बेसिकली हर एक डायरेक्शन में जीरो होगा। आप किसी भी डायरेक्शन में कैलकुलेट करो, जैसे यदि आप वर्टिकल में कैलकुलेट करोगे तो वर्टिकल में दो फोर्स लग रहे हैं N1 और mg, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो होगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ आपके पास पहली चीज़ तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, तो मैं बोलूँगा कि आपके पास कहीं ना कहीं mg की वैल्यू N1 की इक्वल है। तो N1 इज इक्वल टू mg, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस इक्वेशन को यूज कर सकता हूँ। दूसरा क्या बोल सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल के अंदर इक्वेट करो तो आप बोलोगे कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है जिसे मैं म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन बोल रहा हूँ, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये N2 के इक्वल होना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो मैं ये वाला रिलेशन भी यूज़ कर सकता हूँ। बराबर है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल मेरे पास N1 मुझे मिल गया, N1 मिल गया ना, और N2 भी मिल गया। और N1 मिल गया और N2 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, म्यू टाइम्स N1 और N1 mg। अच्छा, म्यू की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, तो N2 हमें कैलकुलेट करना ही है। N2 की वैल्यू अभी तक नहीं मिली। 3 पार्ट पूछे है ना, ठीक है भाई। अब देखो, यदि आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तक आके रुकते हो तो आप आगे के पार्ट नहीं कर पाओगे, ना तो म्यू बता पाओगे और ना ही आप N2 की वैल्यू बता पाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और बोल सकता हूँ कि एज दिस लैडर और दिस रोड इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। यदि रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क जीरो होना चाहिए। अच्छा, अब जब टॉर्क जीरो है तो आप टॉर्क किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करो, जीरो ही आएगा। वो अब आपकी कंप्लीट चॉइस है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना। जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे ए, तो अब इसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हो। आपको लग रहा है कि इधर से कैलकुलेट करने से आपका आंसर जल्दी आएगा, तो सिमिलरली एक पॉइंट मैंने ये ले लिया बी, आप इसके अबाउट कैलकुलेट कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ इसके अबाउट कैलकुलेट कर सकते हो सी, आप चाहो तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो इसके अबाउट डी, ठीक है। और आप चाहो तो एक और पॉइंट ले सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो वाला भी। आप कहीं भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जहाँ से आपको लगेगा आपका आंसर जल्दी आ सकता है, आप उसके अबाउट कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। जैसे यदि मैं कहूँ कि मैं ए के अबाउट कैलकुलेट करूँगा तो एफ एस और N1 इन दोनों का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। तो ए के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करूँगा, इक्वेशन है जल्दी बनेगी। कैसे भाई, देख लो। यदि आप ए के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हो तो एफ एस और ये N1 दोनों ही एक्सेस ऑफ रोटेशन से पास हो रहे हैं, यानी ए पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो ए के अबाउट यदि टॉर्क कैलकुलेट करना पड़े मुझे, मैं टॉर्क कैलकुलेट कर रहा हूँ ए के अबाउट। ए के अबाउट टॉर्क देखो भाई, N1 और Fs दोनों की वजह से जीरो, mg की वजह से कितना आएगा, mg मल्टीप्लाई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो mg वाली लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो ये आपके पास mg वाली लाइन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ये लेंथ आपके पास l/2 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, l/2 cos थीटा। तो ये आ गया आपके पास l/2 cos थीटा। अब देखो ए के रिस्पेक्ट में mg कैसे घुमा रहा होगा। आप ए के रिस्पेक्ट में देखोगे तो mg कैसे घुमा रहा होगा, mg से क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा बॉडी को, हाँ है ना। ए के अबाउट यदि आप mg के टॉर्क की बात करो, या सोचो कि यदि एक वाले पॉइंट को मैं फिक्स करूं और mg लगाऊं तो mg कैसे चाहेगा, क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। तो ये वाला टॉर्क क्लॉकवाइज है। एक काम करता हूँ, क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव मानता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो N2 की वजह से कितना होगा, ये रहा N2। तो N2 की वजह से कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे फोर्स N2 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पे, ये B और D के बीच की, ये कितनी आ जाएगी, L साइन थीटा। तो ये आ गया आपस L साइन थीटा। और ये अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है। अब सोच के देख लो, N2 कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव होना चाहिए। और किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो टॉर्क तो क्या होना चाहिए, जीरो। तो मैं इसे जीरो की इक्वेट पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से यदि मैं N2 की बात करूँ तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, एक L से L कट जाएगा, ये आ जाएगा mg डिवाइड बाई 2 tan थीटा।
ये आ गई N2 की वैल्यू। ठीक, N1 पहले आ गया, N2 भी आ गया। आप चाहो तो N1 और N2 के हेल्प से म्यू भी निकाल सकते हो। म्यू कितना हो जाएगा, म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप म्यू को लिख सकते हो ना, N2 डिवाइड बाई N1, और N1 कितना है mg की इक्वल, तो mg से mg कट जाएगा, कितना आएगा 1/2 tan थीटा, जिसे आप चाहो तो cot थीटा डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हो। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि मैं ए के अबाउट ही कैलकुलेट करूं। ए के अबाउट मैंने इसलिए किया कि यहाँ पे जल्दी आपके पास दो फोर्स की वजह से टॉर्क जीरो हो गया। अच्छा, सपोज यहाँ पे मुझे सिर्फ ये कहीं ना कहीं फ्रिक्शन पूछा होता कि फ्रिक्शन फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्या बोला जाए, फ्रिक्शन फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाए, N1 N2 हमसे पूछ ही नहीं रहा है, तो हम ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि ए के अबाउट टॉर्क निकालेंगे। आप ही सोचोगे आपको कहीं ना कहीं mg और fs में रिलेशन मिल जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि mg तो आपको पता है, fs आपको निकालना है। ठीक है, N1 N2 आपको दोनों ही नहीं पता, तो मैं चाहता हूँ कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढूं जिनसे N1 और N2 दोनों का टॉर्क जीरो जाए। तो मैं कहूँगा आप N1 और N2 का इंटरसेक्शन पॉइंट ले लो। अब देखो, इसको आगे बढ़ाओ, बढ़ा दिया, इधर मैं इस N2 को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो इन दोनों को जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यदि मैं इसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करने जाऊँगा, ई पॉइंट ले लूँ, तो यदि आप ई के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो N1 N2 दोनों गायब हो जाएंगे, तुरंत आपके पास Fs और mg के अंदर एक रिलेशन मिल जाएगा। हाँ या ना, अरे मिल जाएगा ना। तो ये कंप्लीटली हमारी सिचुएशन, सॉरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि मैं किसके अबाउट टॉर्क ज़ीरो करवा रहा हूँ। आप कहीं से भी कराओ, सारी इक्वेशनें वैलिड है। आपके लिए कौन सी इक्वेशन से आंसर जल्दी आता है, अब वो सोचिएगा। ये सिमिलर स्टोरी की बात कर रहे थे अपन NLM में, कि आप टॉर्क किसी भी डायरेक्शन में इक्वेट करो। ज़रूरी नहीं कि आप जो दो कंपोनेंट लेते हो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लो, आप किसी भी एक लाइन पे सारे फोर्स के कंपोनेंट ले सकते हो। ठीक है, तो वो सेम चीज़ यहाँ पे है। कुछ और प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेते हैं इस रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे। ये वाली प्रॉब्लम एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, फिर अपन देखते हैं कि आपसे कहाँ गलती हुई। ठीक है, ओके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने कुछ ना कुछ आंसर निकाला है और सही निकाला है बिल्कुल। चलो इसे सॉल्व करते हैं। इस पहले तो डायग्राम को मैं साइड में लेता हूँ, देखता हूँ क्या बोल रही है। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, पहले मैं फोर्स को दिखा देता हूँ। एक फोर्स यहाँ पे लगेगा, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूँ N1। ठीक है, और एक फोर्स इधर लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, इसे दे देता हूँ N2। और एक इसके सेंटर पॉइंट पे नीचे की तरफ लगेगा mg, और एक यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो इसे इस तरीके से बैलेंस करके रखेगा। इक्विलिब्रियम में तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तो यहाँ पे एक स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, बराबर है। और इन्होंने इस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ही पूछी हमसे। ये एक चीज़ देखो, यहाँ मेंशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन, ऐसे नहीं कि स्लाइड कर रही, नहीं, रोड वगैरह ये कहीं घूम नहीं रही, जहाँ रखी आपने वैसे ही है। तो जो मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन ही चाहिए, तो क्यों नहीं, जब मुझे टॉर्क बैलेंस करना है, क्यों आप फोर्स बैलेंस करोगे तो आंसर नहीं आएगा, मतलब उसके अलावा भी आपको करना पड़ेगा। बेटर है मैं सीधा टॉर्क ही बैलेंस करता हूँ, और टॉर्क बैलेंस के लिए मैं एक ऐसा पॉइंट लूँ जहाँ N1 और N2 का रोल दोनों का ख़त्म हो जाए तो मज़ा आ जाए। अरे बोला था ना, दोनों का रोल यदि ख़त्म हो जाए तो आपके पास दोनों के अलावा जो पिक्चर में बचेगा वो ही बचेगा, वो तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और वेट है। तो ये आपके दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट में ले लेता हूँ O, और इस O के अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूँ। टॉर्क अबाउट O के अबाउट टॉर्क देखो भाई, फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क कितना आएगा, आप बोलोगे फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फ्रिक्शन वाली लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि आप देखोगे ना, तो ये वाली है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रिक्शन वाली लाइन की।
ये लेंथ कितनी होगी, ये पास 5 मीटर है, तो आप बोल सकते हो 5, ये साइन 30 इधर रहेगा और सॉरी साइन 37 इधर, कॉस 37 इधर, तो ये वाले हमारे पास साइन 37 यही रहेगा। ठीक है, अब देखो mg वाले की बात कर लेते हैं। अच्छा ये डायरेक्शन देखो टॉर्क की, ये FSO के रिस्पेक्ट में रोड को कैसे घुमाना चाहेगा, आप ऐसे घुमाओ, यदि आप इसे ऐसे करोगे तो कहीं ना कहीं ये आप पास क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो क्लॉकवाइज वाली चीज़ें आपके पास मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। अब mg को देखो, तो mg की वजह से टॉर्क क्या आएगा, mg मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी सी लेंथ होगी, हाँ है ना। और ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ मैं लिख सकता हूँ 5/2 मल्टीप्लाई बाई कॉस 37, तो ये आ गई कॉस 37। और ये mg कैसे घुमा रहा है, ये इसे हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये नेगेटिव। और किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो टॉर्क तो आना क्या चाहिए, जीरो आना चाहिए, तो इसको जीरो कर देते हैं। तो Fs कितना हो जाएगा, Fs हमारे पास हो जाएगा ये कॉस अपॉन साइन, तो ये आ जाएगा कॉट 37 डिवाइड बाई 2, 5 से 5 कट जाएगा और ऊपर क्या बच जाएगा और mg, इसके अलावा और कुछ नहीं बचा है। ठीक है, अब बताओ ये कॉट 37 क्या होता है, tan 37 होता है हमारे पास 3/4, तो ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा 1/2। और मास कितना है, मास है 3 और g की वैल्यू 10 लेते हैं, g की वैल्यू ले लेते हैं 10, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये कितना आंसर आ रहा है हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 20 न्यूटन। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए। समझ में आ रही बात, अरे भाई कैसे निकाला है, उम्मीद करते हैं अब सबका आंसर सही है। अच्छा यहाँ पे म्यू की वैल्यू का कोई असर पड़ेगा क्या, म्यू कितना रहा हो, या फिर सॉरी इसको और बेटर बोलूँ, कभी ये लिमिटिंग वाला केस हो, इसका ज़रूरी है क्या, लिमिटिंग नहीं भी होगा तब भी फ्रिक्शन फोर्स इतना होगा, ये तो कैलकुलेट कर सकते हो ना। यहाँ पे लिमिटिंग नहीं भी सिचुएशन होगी तब भी फ्रिक्शन फोर्स इतनी होगा, ओके, क्योंकि लिमिटिंग होता तभी आप इसे म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन बोल पाते हो, ठीक है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो इतनी रही, ये लिमिटिंग है नहीं, वो अलग मैटर है, बराबर है। यदि यही बोला जाए कि आपके पास ये जो 37 है ये बेसिकली अभी का मिनिमम एंगल है, तो फिर आप यहाँ से म्यू भी निकाल पाओगे, बराबर है, ओके। ये एक और बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है, आप ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज करो, आंसर निकालो, इस बार सही आना चाहिए, ठीक है। चलो आपका आंसर आ गया, चेक करते हैं। एक काम कर दो, यहाँ पे सिस्टम पे लगने वाले फोर्स देखो, एक तो इस रोड पे लगेगा, इसका एक mg स्मॉल mg, इधर वाले का इसके सेंटर से देखो नीचे की तरफ, तो वो कैपिटल mg, बराबर है। और ये जो जहाँ से सस्पेंड है ना, इस पॉइंट पे बात करें तो ये हिंज पता नहीं कितना फोर्स लगाएगा, तो बेटर है कि मैं इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क निकाल लूँ, ताकि यहाँ जो भी फोर्स लगेगा उसकी वजह से टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो मैं यहीं एक पॉइंट ले लेता हूँ O, और इस O के अबाउट ही टॉर्क कैलकुलेट कर लेता हूँ। O के अबाउट यदि टॉर्क कैलकुलेट करूँगा तो नेट टॉर्क जीरो आना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ना, यानी कि स्मॉल mg और कैपिटल mg दोनों का टॉर्क इक्वल मैग्नीट्यूड का आना चाहिए। कैपिटल mg की वजह से टॉर्क कितना आएगा, आप बोलोगे कैपिटल mg मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों की लेंथ तो क्या है, इक्वल है ना, तो टोटल लेंथ यदि मैं L मानता हूँ तो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये वाली, ये कितनी होगी, आप ऊपर ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये L/2 जो रहेगा, एक कंपोनेंट इधर L/2 कॉस थीटा और इधर वाला साइन थीटा, तो मैं लिखूंगा L/2 साइन 30 डिग्री, यही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देख लो भाई ये वाली डिस्टेंस साइन वाले कंपोनेंट से ही आएगी, ठीक है। और उधर वाले से बात करें स्मॉल mg की, तो स्मॉल mg
और ये वाला एंगल देखो कितना होगा, ये एंगल टोटल 90 है, तो ये एंगल आपके पास 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास L/2 cos 60 डिग्री, तो वो वाली लेंथ होगी। तो ये वाली लेंथ जो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाई है कितनी होगी, sin 60 डिग्री, तो यह आ जाएगा sin 60 डिग्री। और दोनों के टॉर्क को मुझे क्या करना है, बैलेंस करना है, तो दोनों के टॉर्क को इक्वल कर देता हूँ। तो ये G से G कैंसिल आउट, L/2 से L/2 कैंसिल आउट, तो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m, ये कितना आ जाएगा, sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 ये होगा, और sin 30 1/2, तो 1/2 से 1/2 भी कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा √3, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आप सबका भी सही आया था। ठीक है, ये एक और छोटी सी प्यारी सी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं भाई। फिर से एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबका आंसर सही आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आंसर आया होगा ना। लो स्टार्ट करते हैं। पहले तो इस पिक्चर को मैं साइड में लेता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ का ज़रूरत पड़ेगी, वो है आपका सेंटर ऑफ मास। सोचो एक आपके पास ये रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर शीट है, कोई भी रैंडम शेप। ये एक ट्रायंगुलर शीट है जिसका एक एंगल 90 डिग्री, मैं इसे मान लेता हूँ O। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा उसकी पोजीशन देखना किस तरीके से रहेगी। ये वाली लेंथ में मान लेता हूँ L1 और ये वाली लेंथ मान लेता हूँ L2। ठीक है, तो अब यहाँ से O से बात करोगे, O को यदि आप ओरिजिन मानते हो, ये वाला डायरेक्शन x एक्सेस और इसे y मान लो। ठीक है, एक को x और एक को y मान लिया मैंने, आप कुछ और भी मान सकते हो। तो जो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट आएंगे ना, इधर से आपके पास L1/3 और इधर से भी आपके पास L2/3। तो यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास आएंगे और इसके कोऑर्डिनेट आएंगे L1/3 और L2/3। ये 90 डिग्री का एंगल होना जरूरी है भाई। ठीक है, तो ये आपने डेरिवेशन कर रखी होगी सेंटर ऑफ मास वाले में, नहीं की हो तो आप एक बार खुद सॉल्व करके देखना, यही पोजीशन आएगी सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता लग गया कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास की मुझे ज़रूरत क्यों है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से ही तो मुझे पता लगेगा mg कहाँ लग रहा है, ताकि मैं mg का टॉर्क निकाल पाऊँ। बराबर है। अब मुझे सपोर्ट A पे जो है ना वो रिएक्शन चाहिए, B पे यहाँ कुछ टेंशन होगी T, B की टेंशन मुझे पता नहीं है। एक काम करो, टॉर्क निकाल दो B के रिस्पेक्ट में, तो B पे लगने वाली टेंशन का तो टॉर्क ऑलरेडी 0 है, mg का टॉर्क आ जाएगा mg मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास L/3 है, तो रिमेनिंग पार्ट ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2L/3 हो जाएगी। और A का सपोर्ट की वजह से कितना आएगा, A पे जो भी रिएक्शन है मुझे नहीं पता, R मल्टीप्लाई सेपरेशन L। ठीक है, और mg आपके पास इस B पॉइंट के अबाउट इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और A जो रहेगा वो इसे ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो वो आपस क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा। तो दोनों का टॉर्क अपोजिट है, तो मैं माइनस लगा देता हूँ। तो रिएक्शन R को कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, ये आएगा 2/3 टाइम्स स्मॉल mg। सिमिलरली यदि टेंशन पूछा होता तो मैं एक के अबाउट टॉर्क लिख देता ताकि R की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब तो आप चाहो तो वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करके भी बात कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत तरीके आप कैसे भी आंसर निकाल सकते। चलो भाई एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक स्मूथ रोड है जिसकी लेंथ L है, इसे आपने इस ट्रॉली के अंदर रखा हुआ है थीटा एंगल पे, सारी सरफेसेज स्मूथ है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। और इस बोला है कि इस ट्रॉली का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, ताकि ये जो रोड है ना इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विथ रिस्पेक्ट टू इट, यानी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम पे रहे। ठीक है, आप इसे अपनी मर्जी से जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे एक बार वीडियो को पॉज करके आंसर निकालिए। उम्मीद करते हैं आपका कुछ ना कुछ आंसर आया होगा। अब देखते हैं कैसे क्या आपने सॉल्व किया होगा। इस पिक्चर को थोड़ा साइड में लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना के देखते हैं। ठीक है, ये लो भाई,
ये हमारे पास हालात है। और यहाँ पे ये जो रोड है इस पे लगने वाले पहले फोर्स दिखा देते हैं भाई। तो एक इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। मान लेते हैं ये फोर्स N1 है। एक फोर्स इधर से लगेगा, मान लेते हैं ये फोर्स N2 है। ठीक है, ये और एक इस पे लगेगा इधर की तरफ, नीचे की तरफ mg, रोड के सेंटर पे। बढ़िया, रुके रहिए। ये सारे फोर्स तो ग्राउंड पे देखने पे दिखेंगे, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वाली रोड इक्विलिब्रियम पे नहीं है भाई, रोड चल रही है। यानी कि इस ट्रॉली के अंदर कोई बैठे इंसान, ये हमारा ठाकुर बिना हाथ वाला, इससे आप पूछोगे तो वो कहेगा ये रोड ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। ये इंसान जो खुद एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्यों? क्योंकि इसका एक एक्सेलरेशन है a। तो मैं इसकी बात तो तभी मानूंगा जब इस रोड पे एक सूडो फोर्स मान लो। ठीक है, और सूडो फोर्स किधर होना चाहिए? इस एक के डायरेक्शन के अपोजिट ma। अब इसे जो भी लग रहा है वो सही लग रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये रोड ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम होनी चाहिए। बराबर है। यदि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो मैं टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट अब जीरो करवा सकता हूँ। ठीक है भाई, एक काम करो, मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करवा रहा हूँ। ये पॉइंट ले लेता हूँ O। उससे क्या बेनिफिट होगा? N1 और N2 दोनों की वजह से टॉर्क ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा? एक तो बचेगा हमारे पास mg और एक बचेगा ma, यही बचेगा। जब आप mg की वजह से बात करोगे तो ये डिस्टेंस काउंट होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कितनी है? ये है हमारे पास L/2 cos थीटा, ये होगी L/2 cos थीटा। ठीक है, और जब इस mg की बात करोगे तो ये वाली सेपरेशन काउंट होगी हमारे पास। ये सेपरेशन कितनी होगी? ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी हमारे पास थीटा होगा, तो ये L/2 साइन थीटा, ये होगा। तो ये L/2 साइन थीटा। और देख लो, एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो एक का टॉर्क पॉजिटिव तो दूसरे का नेगेटिव आ जाएगा। तो ये टॉर्क आ गया O के रिस्पेक्ट में, और होना क्या चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। बराबर है। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mg से mg कैंसिल आउट, सॉरी m से m कैंसिल आउट, L/2 से L/2 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा हमारे पास g cos अपॉन साइन कॉट थीटा। तो आंसर आ रहा है g cot थीटा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सबका आंसर सही आया था।